नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना शाह बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक कैलाश गैतोड़ी का निधन, सीएम धामी ने जताया दुख। चुनाव प्रचार छोड़ अंतिम संस्कार में पहुंचे सीएम। निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, देहरादून नगर निगम के सभी वार्डों में आयोजित होंगे जन संवाद कार्यक्रम। जन समर्थन जुटाने पर रहेगा फोकस। देहरादून की अवैध बस्तियों पर चलेगा प्रशासन का डंडा। सर्वे कर नगर निगम में कई भवनों को किया चिन्हित, बड़े पैमाने पर हटेगा कब्जा। देहरादून स्थित शीशमबाड़ा कूड़ा प्लांट के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को मिली हरी झंडी। निर्वाचन आयोग ने दी मंजूरी, कूड़े के पहाड़ से लोगों को मिलेगी निजात। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब बीजेपी दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार में जुटी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इन दिनों अन्य राज्यों के प्रचार प्रसार में पहुंचे। दक्षिणी दिल्ली में आयोजित बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी के भव्य रोड शो में सीएम धामी पहुंचे, जहां जनता ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। इस रोड शो में हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा। चंपावत के पूर्व विधायक और वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गैतोड़ी का निधन हो गया। कैलाश गैतोड़ी का निधन बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गैतोड़ी के निधन से बीजेपी में शोक की लहर है। कैलाश गैतोड़ी लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, यहां तक कि विदेश में भी उनका उपचार हुआ, लेकिन शुक्रवार को कैलाश गैतोड़ी ने अंतिम सांस दून अस्पताल में ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही बीजेपी के कई नेता और विपक्ष के नेताओं ने भी कैलाश गैतोड़ी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। बीजेपी नेता कैलाश गैतोड़ी के निधन पर पार्टी के लिए बड़ी क्षति मान रहे हैं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपावत क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे और उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष की निधन की बहुत दुखद घटना की सूचना मिली है और इससे पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार दुखी है और भारतीय जनता पार्टी परिवार इस दुखी घड़ी में उनके परिवार के साथ है। कैलाश गैतोड़ी जी के निधन की खबर हमको मिली, काफ़ी दुखद घटना है। उन्होंने लंबे समय तक समाज के उत्थान के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने काम किया है। उनका जाना एक राजनीति में वो स्थान तो कभी भर नहीं सकता, लेकिन हम कांग्रेस की ओर से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और वहाँ के उनके जो परिवार है उनको ये दुख की घड़ी को सहन करने की क्षमता प्रदान करे, ऐसे में भगवान से प्रार्थना करता हूँ। कैलाश गैतोड़ी का निधन जहां बीजेपी के लिए एक क्षति है, तो वहीं चंपावत की जनता के लिए भी एक बड़ी क्षति है, क्योंकि चंपावत विधानसभा के विकास को लेकर कैलाश गैतोड़ी संघर्ष करते आए। कैलाश गैतोड़ी चंपावत से 2017 से 2022 तक विधायक रहे और 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जब सीएम पुष्कर सिंह धामी खटेमा से चुनाव हार गए, तो उनके उपचुनाव में भी कैलाश गैतोड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी विधायकी छोड़ चंपावत सीट सीएम धामी के नाम की, ताकि चंपावत का विकास और तेजी से हो सके। और चंपावत की जनता भी गैतोड़ी के इस फैसले की सराहना करती है। और अब चंपावत के विकास को लेकर जहां कैलाश गैतोड़ी ने जो सपने देखे थे, अब उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी सीएम पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर है। लेकिन चंपावत की जनता कैलाश गैतोड़ी के उन विकास कार्यों को हमेशा याद रखेगी, साथ ही उनके उस फैसले को भी हमेशा याद रखा जाएगा जो उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम चंपावत सीट की थी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टकवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लेते हुए शासन में बैठे अधिकारियों को साफ संदेश पहुंचाया है कि सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। खनन विभाग के निदेशक एसएल पैट्रिक को रिटायरमेंट से पहले सस्पेंड कर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े एक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि शासन में और कितने पैट्रिक बैठे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार, भ्रष्ट अधिकारी पर किया प्रहार, खनन विभाग के निदेशक पर चला चाबुक, जीरो टॉलरेंस की नीति में नहीं होने दी जाएगी चूक।
सत्ता की कुर्सी संभालते ही सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एक्शन लेते हुए ये संदेश उन नेताओं और अधिकारियों को पहुंचाने का काम किया जो आसानी से भ्रष्टाचार को अंजाम देते रहे। बतौर सीएम अपने छोटे टर्म में ही धामी ने भ्रष्टाचारियों पर बड़े बड़े एक्शन लिए। अब हाल ही में खनन विभाग के निदेशक का पद संभाल रहे एसएल पैट्रिक को सस्पेंड कर तमाम अधिकारियों को बड़ा संदेश देने का काम धामी सरकार ने किया। पैट्रिक वो शख्स जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया, बड़े पद पर रहते हुए अपने अपहरण की ऐसी कहानी रची जिसके आगे डेली सोप के राइटर भी फेल हो जाए। लेकिन जब पैट्रिक की पोल खुली तो धामी सरकार ने देरी न करते हुए कड़ा एक्शन लिया और पैट्रिक को पद से हटा दिया। बता दें कि सरकार ने ये एक्शन ऐसे समय पर लिया जब पैट्रिक के रिटायरमेंट का समय नजदीक था। महज 2 महीने बाद ही पैट्रिक को रिटायर होना था। उससे पहले खनन निदेशक के पद पर रहते हुए जो कारनामे किए और कारनामों की जो पोल खुली, उस पर कड़ा एक्शन सरकार ने लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में भ्रष्टाचारी व्यक्ति के लिए कोई भी स्थान नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि उत्तराखंड में न भ्रष्टाचारी रहेगा न भ्रष्टाचार होगा। इसी के तहत हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमारी सरकार जो काम कर रही है, उसी के तहत जिस प्रकार जो भी व्यक्ति घपले घोटालों की जिनकी शिकायत आती है उनको किसी भी प्रकार बख्शा नहीं जाता है और उसी का ही परिणाम है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि पैट्रिक जैसे और न जाने कितने अधिकारी बैठे हैं, उन पर सरकार को एक्शन लेना होगा, लेकिन ऐसे भूमाफिया को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। देखिए, खनन निदेशक को बर्खास्त करना ये अपने आप में साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस प्रकार से खनन माफियाओं को संरक्षण प्राप्त है। पूरे राज्य के अंदर खनन माफिया हावी हो चुके हैं, शराब माफिया हावी हो चुके हैं, उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। आज जब शिकायत हुई है उसके बाद इन्होंने खनन अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस पहले दिन से कहती आ रही थी कि ये मिलीभगत प्रदेश के अंदर चल रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। अब जब बात सामने आई तो आपको जनता को जवाब भी देना होगा। खनन माफिया प्रदेश के अंदर हावी हो रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनको किनका संरक्षण प्राप्त है? आज तक किस नेता के संरक्षण में ये काम होता रहा, ये भी प्रदेश की जनता जानना चाहती है। एसएल पैट्रिक की पोल खुलने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि पैट्रिक महज एक छोटी मछली है जिस पर एक्शन लिया गया, लेकिन सरकार को चाहिए कि बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए ताकि जिस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है उस पर बड़ा एक्शन लिया जा सके। क्योंकि पैट्रिक मामले ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों और कैसे अब तक प्रदेश में खनन माफिया का बोलबाला रहा। आखिर ये चेन कहां से कहां तक जुड़ी है? आखिर वो कौन से सफेद पोश हैं जो पैट्रिक जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के सहारे अपनी गाड़ी दौड़ाते आ रहे हैं? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल, हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी से लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत दल बदलकर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को लेकर एक उन्होंने बयान दिया है। दिलीप रावत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय 14,000 से अधिक पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिनकी विचारधारा बीजेपी से मिलेगी वो बेहतर ढंग से पार्टी के लिए काम करेंगे और जिनकी विचारधारा नहीं मिल पाएगी उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। कोई व्यक्ति नहीं बल्कि लगभग 14,000 जो है दूसरे पार्टियों के लोग हमारे पार्टी में आए हैं और मैं समझता हूं कि हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने सोचा होगा कि पार्टी में जो भी हमारी विचारधारा से प्रभावित होता है उनका यहाँ स्वागत होता है, लेकिन उनको हमारे नियम अनुसार पार्टी की नीति और रीति के अनुसार रहना पड़ेगा। ये अति आवश्यक है। राजनीतिक विचारधारा उनकी है, जो हमारी विचारधारा से सहमत है उससे मित्रता है, जिससे जो विचारधाराओं से सहमत नहीं होता उससे शत्रुता होती है। उत्तराखंड कांग्रेस के महामंत्री और वॉर रूम के चेयरमैन नवीन जोशी ने कहा कि वो देहरादून नगर निगम के सभी 100 वार्डों में भी कांग्रेस जल्द ही जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन करेगी और इन कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए जन समर्थन जुटाने का काम करेगी। वहीं नवीन जोशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए को ठिकाने लगाया गया है। हमने नगर निगम चुनाव के मद्देनजर जन संवाद कार्यक्रम हमने पूरे 100 वार्डों में रखने का निर्णय लिया है। जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता का समर्थन कांग्रेस के लिए जुटाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के समय में
जो कमियां देहरादून के अंदर रह गई और पूरे राज्य के अंदर रही, उनको कांग्रेस के जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो पूरा करने का काम करेंगे। नदी नालों के किनारे स्थित बस्तियों में लगातार हो रहे अवैध निर्माण पर अब प्रशासन का डंडा चला है। हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम ने अवैध निर्माण चिन्हित करना शुरू कर दिया है और अवैध बस्तियों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। नगर निगम में बसी ये बस्तियां किस तरह से अवैध है, देखिए इस रिपोर्ट में। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में स्थित कुल 129 बस्तियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 40,000 भवन होने का अनुमान है। हालांकि 11 मार्च 2016 के बाद किए गए निर्माण नियम के अनुसार अवैध करार दिए गए हैं। कोई रोक टोक न होने के कारण शहर के अलग अलग क्षेत्र में अवैध रूप से बस्तियों का विस्तार कर दिया गया और सैकड़ों नए भवन तैयार कर दिए गए। इस और पिछले 8 साल से नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब एनजीटी हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने बस्तियों में साल 2016 के बाद बने अवैध भवनों का सर्वे शुरू कर दिया है और अवैध निर्माण चिन्हित किए जा रहे हैं। ये आदेश माननीय एनजीटी के द्वारा दिए गए हैं और उसमें नदी क्षेत्र में और जो पब्लिक लैंड है वहाँ पे उसमें से अतिक्रमण हटाने का निर्देशित किया गया है। जो भी वहाँ पर बस्तियाँ बसी हैं या जो भी स्ट्रक्चर्स खड़ी हुई हैं उन सभी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है। उनके खिलाफ पेनल्टी एक्शन लिया जा सकता है, तो उन पर उनको कोई प्रोटेक्शन उसमें नहीं है। यदि किसी ने वहाँ खरीद फरोख्त की है तो वो इलीगल है। साल 2016 में चिन्हित की गई बस्तियों और भवनों को सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से वैध माना गया और उसके बाद के निर्माण अवैध घोषित किए गए, लेकिन अवैध निर्माण पर कार्रवाई कभी नहीं की गई। एनजीटी कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम के पास जो नहर के किनारे जो अवैध बस्तियां बसी हुई है उनको हटाने का काम किया जाएगा। हालांकि जो अवैध बस्तियां है उसके साथ में जो अतिक्रमण हो रखा है नहर के किनारे उनको भी हटाया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम के पास आदेश आने के बाद में उन्होंने एक टास्क फोर्स तैयार की, जिसका जो जाँच की गई है। जाँच करने के बाद हालाँकि कुछ 2 दिन पहले एक टीम नगर निगम की गई थी, लेकिन वह जो अवैध बस्तियां थी उनको तोड़ नहीं पाई। वहीं अगर हम बात करें आज भी हम एक ऐसी बस्ती में मौजूद है जो एक बिंदाल नदी के किनारे बसी हुई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ये नदी जा रही है, नदी के किनारे पे ही ये जो बस्ती है बस्ती बसी हुई है। हालांकि जो ये पिछली बार भी जो यहाँ के जो लोगों का कहना है कि पिछली बार साल भी नगर निगम की टीम आई थी और नगर निगम की टीम ने तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा एक विरोध हो गया था और विरोध के बाद में फिर वो जो नगर निगम की टीम है वापस चली गई। अगर बात करें तो हम जिस तरह से यहाँ देहरादून में करीब 129 मिलियन बस्तियाँ हैं जो नगर निगम से अप्रूव्ड है, पर लेकिन अगर बात करें इस तरह से बिंदाल नदी के किनारे ये बस्ती बसी हुई है। अब जिस तरह से आगे मानसून सीजन शुरू होने जा रहा है, मानसून सीजन शुरू होने के बाद में जो ये नदी आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल ये सूखी पड़ी है, लेकिन जब मानसून सीजन शुरू होता है तो बड़ी तेज़ी के भाव से यहाँ पर पानी आता है, जिसको लेकर जो आसपास के जो यहाँ पर लोग रहते हैं इनके खतरा मंडराया रहता है। नगर निगम लगातार इसके जो कार्रवाई है लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं हटने का नाम लेते हैं। लेकिन जिस तरह से इस बार एनजीटी का जो आदेश कोर्ट का आदेश आया है, आदेश आने के बाद में नगर निगम सख्त हो चुका है। हालांकि नगर निगम द्वारा पहले कई बार नदियों से सटी अवैध बस्तियों को हटाने का काम किया गया, लेकिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के विरोध के कारण नगर निगम को वापस आना पड़ा। हालांकि जिस तरह से इस बार हाईकोर्ट ने नदी किनारे बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है, तो देखना होगा कि नगर निगम किस तरह से कार्रवाई करता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। देहरादून स्थित शीशमबाड़ा में मौजूद कूड़े के पहाड़ के निस्तारण सहित 3 प्रोजेक्ट को निर्वाचन आयोग से हरी झंडी मिल गई है। शासन से पत्र जारी होते ही नगर निगम टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इसके बाद लोगों को कूड़े के इस पहाड़ से मुक्ति मिलेगी। साथ ही प्लांट की क्षमता बढ़ाने से दून के कूड़े का तेजी से निस्तारण भी हो सकेगा। वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि आचार संहिता होने के कारण यहां 3 प्रोजेक्ट पर काम करने की अनुमति मांगने के लिए पत्र भेजा था, जिसकी अनुमति मिल चुकी है। जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, जो हमारा एक केस चला है राजेंद्र गंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उसमें
एनजीटी के द्वारा शीशमबाड़ा साइट को लेकर कुछ निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में हमारे द्वारा लीगेसी वेस्ट डिस्पोजल, एलटीपी प्लांट अपग्रेडेशन और प्लांट की मशीनरी अपग्रेडेशन के 3 प्रोजेक्ट तैयार किए गए थे। और जो काम स्मार्ट सिटी पीआईओ के द्वारा किया जा रहा है उसके टेंडर पहले लग चुके थे, परंतु बीच में आचार संहिता होने के कारण टेंडर फाइनली नहीं हो पाए। इसके लिए हम विशेष परमिशन के लिए हम स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से गए थे और उसमें हमको अनुमति मिल गई है। औपचारिक पत्र का आना भी बाकी है, परंतु हमारे द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को इसमें अवगत करा दिया गया है कि वो अपनी कार्रवाई प्रारंभ करें। डोईवाला विधानसभा स्थित सुसुआ नदी पर लगभग 17 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल निर्माण से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। टीम द्वारा सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग और विश्व बैंक की टीम द्वारा मौके पर जाकर वीडियोग्राफी और टोपोग्राफी की गई है। बताया जा रहा है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बुला वाला जो हमारा ब्रिज जो है ये मोटरेबल ब्रिज है। इस ब्रिज का जो स्पान है वो 240 मीटर है और इसमें हमारे जो है वेल फाउंडेशन है और इस ब्रिज का जो एक्सेप्टेंस है वो 15 मार्च 2024 को जो है एक्सेप्टेंस जारी हो चुकी है इसकी एक्सेप्टेंस। और ये ब्रिज जो है मैसर्स आरसीसी डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड सिटी सेंटर बच्चा पार्क मेरठ वाले के नाम ये हुआ है। और इस ब्रिज की जो अनुमानित लागत है जो एक्सेप्टेंस जारी हुई है 17,58,20,000 है। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब उत्तराखंड में भी पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जहां एक और खुफिया तंत्र को मुस्तैद किया गया है। वहीं शिक्षण संस्थाओं को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसको लेकर उत्तराखंड एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन ने कहा कि धमकी वाले मैसेज दिल्ली में मिले हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है इस तरह के, लेकिन चूंकि दिल्ली में इस तरह की एक ईमेल के माध्यम से थ्रेटनिंग मैसेज आए थे, तो उसको देखते हुए हमने तमाम जिलों को अलर्ट कर दिया था। हमारी तरफ से निर्देशित किया गया था जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, बड़ी संख्या में जहाँ बच्चे जाते हैं, तो उन पर विशेष निगरानी करने के लिए पुलिस को बताया गया है, स्थानीय पुलिस को, और इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में अवैध पशु डेयरी द्वारा नालियों में गंदगी फैलाने की सूचना पर नगर निगम की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी सहित टीम ने 16 पशु डेयरी के संचालकों का चालान करते हुए 79,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बताया गया है कि वार्डों में लगातार पशु डेयरियों द्वारा गंदगी फैलाने और नालियों को चौक करने की शिकायत मिल रही है, जिस पर कार्रवाई की गई है। देखिए, कई जगहों से हमारे पास पिछले दिनों से कंप्लेंट आ रही थी डेयरियों के संबंध में कि अवैध रूप से चलाई जा रही है और जिनका गोबर जो है सड़कों पे नालियों में जो है फैलाया जा रहा है। चूँकि गर्मियों का मौसम है और ये पब्लिक हेल्थ न्यूसेंस एक तरीके से क्रिएट हो रहा था, इसकी वजह से आज सुबह लगभग 7 बजे से हम लोगों ने कार्रवाई करनी शुरू की थी, जो कि तड़के सुबह 9 बजे तक जो हम लोग कार्रवाई करते रहे, और जिसमें रायपुर खाला, नेहरू ग्राम और आपका जो है ये डीएवी कॉलेज के नज़दीक जो कॉलोनियाँ पड़ती हैं, नेगी रोड वगैरह में कुछ जो डेयरियाँ चल रही थी, वहाँ पे कार्रवाई की गई और कुल मिला के 16 जगहों पर जो है चालानी कार्रवाई की गई है, जिनका जो है जानवरों के जो है पशु जो हैं उनके जो है मलमूत्र जो है नालों में बहाया जा रहा था। अल्मोड़ा में सड़कों की हालत बेहद खराब बनी हुई है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से आए दिन किसी बड़े खतरे का डर लोगों को सता रहा है। स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन लोक निर्माण विभाग इन गड्ढों की तरफ आंख उठाकर नहीं देख रहा। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि वर्तमान में आचार संहिता लागू है और आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद गड्ढे भर दिए जाएंगे। पिछले दिनों सीजन में जो शासन की नीति के अनुरूप पैच वर्क कराए गए थे और इस समय चूंकि आचार संहिता भी लागू है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको पैच को ठीक करा दिए जाए और आचार संहिता समाप्त होते ही और गौर शासन की नीति के अनुरूप पैच वर्क करा दिए जाए। इसमें हम जॉइंट इंस्पेक्शन भी करा लेंगे और उनको नोटिस भी दे दिया जाएगा और जैसी परिस्थिति के अनुसार कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा की जाएगी। गर्मियों के साथ साथ हल्द्वानी शहर की फिजा में इन दिनों गुलमोहर के फूलों से बहार है।
शहर में जगह जगह गुलमोहर के फूल खिल चुके हैं। खास बात यह है कि हल्द्वानी शहर के बीचों बीच नैनीताल रोड पर गुलमोहर के सबसे अधिक पेड़ हैं, जो सड़क के दोनों ओर खिले हुए हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यही नहीं, गर्मी के मौसम में गुलमोहर के पेड़ और उसके फूल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। प्रोफेसर प्रेम प्रकाश के मुताबिक गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम डेलोनिक्स रेजिया है, जो रोड साइड प्लांटेशन के लिए बेहतर माना जाता है और इसके फूल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। देखिए, गुलमोहर हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है। बॉटनी में हम लोग इसको अपने स्टूडेंट्स को जो है स्टडी करवाते हैं। ये इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है डेलोनिक्स रेजिया, और ये हमारा जो वह है ये पल्स फैमिली का यानी फेबेसी का मेंबर है, और इसकी जो सब फैमिली है वो है सिजल पिनोइडी, हम इसको कहते हैं। और इसको जो है लोग बहुत आम भाषा में हम इसको फ्लेम ट्री के नाम से जानते हैं। इस समय आपको सब जगह पर ये आपको खिला हुआ मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसको जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है रोड साइड प्लांटेशन के लिए। तो हमारे यहाँ रोड्स में दोनों तरफ जो है इसको हम प्लांटेशन करते हैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छी छाया भी प्राप्त होती है और साथ साथ बहुत अच्छा शो भी है। ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा। फिलहाल तापमान सामान्य है। उन्होंने बताया कि ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में हल्की बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 3 तारीख मई की हो गई है और देख रहे हैं कि अभी मौसम साफ ही है 2-3 दिन से, और आगे भी इसके 3 से 4 दिन कोई विशेष एक्टिविटी 6 तारीख तक अगर देखें 7 तक भी जो है तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कुछ है नहीं। अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें छुटपुट एक्टिविटी जो है देखने को मिलेगी, हल्की एक्टिविटी जो है रेन या थंडरस्टॉर्म की। लेकिन बाकी जगह देखें तो ये जो एक्टिविटी बल्कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में अभी 3 से 4 दिन की अगर बात कर लें 6 तारीख तक जो है तो हायर रीचेज में ही ज़्यादा इसकी संभावना है। तो और जगह जो एक्टिविटी है वो करीब करीब मौसम अभी ड्राई रहने वाला है। दिनेशपुर में अखंड महानाम संकीर्तन का दौर जारी है। ये कीर्तन हर साल अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है। इसी बीच दिनेशपुर वार्ड नंबर 6 में भी 16 प्रहर व्यापी अखंड हरिनाम महानाम संकीर्तन, महायज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष रवि सरकार ने बताया कि इस कीर्तन में अखंड महानाम हरे कृष्णा का जाप किया जाता है। मतलब है कि पूरा 1 दिन और 1 रात 16 प्रहर व्यापी का मतलब है कि 2 दिन 2 रात 24 प्रहर का मतलब 3 दिन 3 रात और 32 का मतलब है 4 दिन 4 रात अखंड हरिनाम संकीर्तन। मतलब इन 4 दिन 4 रातों में 1 सेकंड के लिए भी यह नाम नहीं रुकेगा, और ये बंगाली समाज प्रत्येक वर्ष एक बार इस समय यह आयोजन करती है। ये महानाम संकीर्तन है, श्रीमद् भगवत गीता है, रामायण है। ये इससे जब नौजवान हो चाहे कोई व्यक्ति हो, परिवार को जोड़ने का भी सबसे बड़ा माध्यम यही है कि अपने सत्संग से हम जुड़े रहें। जब तक समाज सत्संग से जुड़ेगा निश्चित ही व्यक्ति सही दिशा में जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक कैलाश गैतोड़ी का निधन, सीएम धामी ने जताया दुख। चुनाव प्रचार छोड़ अंतिम संस्कार में पहुंचे सीएम। निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, देहरादून नगर निगम के सभी वार्डों में आयोजित होंगे जन संवाद कार्यक्रम, जन समर्थन जुटाने पर रहेगा फोकस। देहरादून की अवैध बस्तियों पर चलेगा प्रशासन का डंडा, सर्वे कर नगर निगम में कई भवनों को किया चिन्हित, बड़े पैमाने पर हटेगा कब्जा। देहरादून स्थित शीशमबाड़ा कूड़ा प्लांट के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को मिली हरी झंडी, निर्वाचन आयोग ने दी मंजूरी, कूड़े के पहाड़ से लोगों को मिलेगी निजात।